हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सॉलिड स्टेट से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कुछ इस वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट भी डिस्कस करूँगा जो कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाने की संभावना है। तो काफ़ी यूजफुल और काफ़ी बेनिफिशियल ये वीडियो है, खासतौर से जो स्टूडेंट गेट नेट बार जस्ट डिफर की प्रिपरेशंस में है, जो या पीजी एंट्रेंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सभी के लिए बेनिफिट देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सबसे पहले जो मैंने इसमें डिस्कस किया है, मैग्नॉन के लिए ओमेगा के रिलेशन सदा याद रखें। ये पूछ सकता है कि मैग्नॉन जो होता है वो क्वांटा कोड किसका होता है, तो याद रखें कि फेरोमैग्नेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है वो मैग्नॉन के कारण पाया जाता है। तो क्वांटा जो है मैग्नॉन वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है। ओमेगा के रिलेशंस पूछ सकता है कि ओमेगा के रिलेशंस जो होता है वो लीनियर होता है, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, इस तरीका से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो ओमेगा जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर है, ये जो हमारा डिस्पर्सिव रिलेशंस कहलाता है ओमेगा के रिलेशंस। तो ओमेगा और के में अगर हम प्लॉट करेंगे तो पैराबोलिक शेप का आएगा। तो शेप भी पूछ सकता है कि ओमेगा के कर्व की जो शेप होगी वो क्या होगी, तो आंसर मार्क करें पैराबोला। जो CV है स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी पूछता है, तो T की पावर 3/2 डिपेंडेंसी रहती है फेरो में। तो 4-5 पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वो ये है कि जो क्वांटा है फेरोमैग्नेटिक का वो मैग्नॉन है। ओमेगा के रिलेशंस जो है वो स्क्वायर होता है, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर। और तीसरा रिलेशन से हो सकता है कि जो रिलेशंस है उसमें CV और T में क्या रिलेशन होगा, तो CV और T जो है वो CV प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3/2 होते हैं। एनर्जी पूछता है तो एनर्जी में T की पावर 5/2 होगा, एक पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि CV को लिखेंगे हम d/dt प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3/2 और dt को इधर ले जाकर इंटीग्रेट कर देंगे। तो एनर्जी T की पावर 5/2 पर निर्भर करेगी, CV T की पावर 3/2 पर निर्भर करेगा, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर होगा। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में याद रखें कि ओमेगा के रिलेशन जो लीनियर होता है, H क्रॉस ओमेगा की वैल्यू जो अप्रोच करती है वो JK होती है, और यहाँ ओमेगा के रिलेशन जो होता है वो ओमेगा के जो है वो लीनियर होगा ओमेगा के कर्व। और साथ साथ ये भी याद रखें कि हम VP और VG फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी भी सेम होंगी, यहाँ पे दोनों डिफरेंट होंगी, क्योंकि VG जो होता है वो d ओमेगा बाई डी से कैलकुलेट करते हैं और VP ओमेगा बाई के से, तो ये भी ध्यान रखें। CV जो है वो T की पावर क्यूब पर निर्भर करेगा एंटी फेरो में। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंटी फेरो में बताएं कि स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट वॉल्यूम T पे कैसे डिपेंड करती है, या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नहीं करती, या डिपेंड करती है लेकिन T स्क्वायर पे करती है, या डिपेंड करती है T की पावर क्यूब पे। तो मार्क करेंगे CV प्रोपोर्शनल टू T क्यूब, और एनर्जी है T की पावर 4 पर निर्भर करेगी। तो दोनों चीजें ये रिमेंबर रखें, काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते रहे हैं, तो याद रखें कि जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, होल और इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होंगे, तो होल और इलेक्ट्रॉन है उनकी जो वेलोसिटी है VH, वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी H4 होल और E4 इलेक्ट्रॉन उनकी इक्वल होती है। जो एनर्जी है होल की और जो इलेक्ट्रॉन की है वो नेगेटिव साइन के साथ में, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देगा, होल की पूछेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखी है वो माइनस के साइन के साथ उसे जो है मल्टीप्लाई करके तब आंसर मार्क करें। तो इस तरीका से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। मास ऑफ होल और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन के साथ में आते हैं, होल और जो इलेक्ट्रॉन है उनका मास जो है वो अपोजिट रहता है। तो ये तीनों चारों पॉइंट्स जो है ये रेगुलर पूछे जाते रहते हैं, तो इसको भी तैयार करके जाए, यहाँ से क्वेश्चन की संभावना रहती है। क्वेश्चन जो फोर्थ में मैंने डिस्कस किया है वो है कि जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेसिफिक हीट है वो कैसे निर्भर करती है, तो A e की पावर माइनस डेल्टा अपॉन KVT होती है, जहाँ डेल्टा की वैल्यू KVTC होती है, TC जहाँ पे हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तरीका से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट डिपेंड करती है, तो याद रखिए कि एक्सपोनेंशियली डिपेंड करती है और माइनस TC अपॉन T के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है। तो ये भी ध्यान रखें, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो KV से KV कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A e की पावर माइनस TC अपॉन T ये हमारा आंसर हमें मार्क करना होगा। फिफ्थ में मैंने डिस्कस किया है ब्रैग्स लॉ, लगातार इंपॉर्टेंट रहता है, और भी वीडियो में मैं लगातार डिस्कस करता रहूँ, ऑलवेज करके जाए ब्रैग्स लॉ को। 2d sin थीटा बराबर है लैम्डा d जो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग थीटा ग्लांसिंग एंगल n ऑर्डर लैम्डा वेवलेंथ है। यहाँ लैम्डा के जो डिफरेंट फॉर्मूले हैं एक्सरे के लिए वो याद रखें सदा। लैम्डा जो एंगस्ट्रॉम में होता है वो 12.4 अपॉन एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यहाँ पे लैम्डा हमें जो मिलेगा वो एंगस्ट्रॉम में मिलेगा। ये एक्सरे के लिए अप्लाई करेंगे हम जब एक्सरे यूज करते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन बीम यूज कर रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू को यूज करें 0.28 अपॉन एनर्जी,
एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और पावर हाफ एंगस्ट्रॉम। ये न्यूट्रॉन जब फ्रैक्शन में जब न्यूट्रॉन को बीम को डालते हैं तो उसकी जो वेवलेंथ है वो कैसे निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला याद रखें, √150/V एंगस्ट्रॉम रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन में, जैसे बता देगा कि वोल्टेज इतना है लैम्डा बताएं, या न्यूट्रॉन में कहेगा कि जो न्यूट्रॉन बीम है उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी है, इसके साथ डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ होगी, जो लैम्डा जनरेट होगा वो कितना होगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करें। और एक्सरे के लिए फिर इस एक्सप्रेशन से, तो ये यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ ये इसको रिपीट किया है। 6 पे मैंने डिस्कस किया है कि इंटेंसिटी का टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आई जो होता है y0 एक्सपोनेंशियल -1/3 एक्सपेक्टेशन u² g² होता है, और u² जो है वो मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट होता है, जो हमारा एटम है जो उसका डिस्प्लेसमेंट है उसका मीन स्क्वायर, और जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो हाफ सी और जो एक्सपेक्टेशन u² के इक्वल होती है। c की वैल्यू m⍵² होती है और एक्सपेक्टेशन u², और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी से जो इसकी एनर्जी वो 3/2 kT होगी। और यहाँ से u² की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, हाफ से हाफ कैंसिल करके, तो u² हो जाएगा यहाँ से 3 kT/m⍵², उसको ऊपर एक्सप्रेशन में पुट करें। तो ये इंटेंसिटी का जो रूल है वो होगा I बराबर I0 एक्सपोनेंशियली -kT g²/m⍵²। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। दिस एक्सप्रेशन कैन बी आस्क्ड आल्सो इन एग्जामिनेशन, और ये भी। और यहाँ पे याद रखें कि टेम्परेचर के बढ़ने पे जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। g² में देख लें कि जो g है उसकी वैल्यू होती है H + KB + LC, जहाँ पे HK जो है वो मिलर चीजें, और A, B, C जो है वो जो हमारा रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है उसके वेक्टर्स हैं। यहाँ m मास है और ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये डिपेंडेंसी का सीधा एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है। टेम्परेचर का जैसे कहेगा कि इंटेंसिटी किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, तो यहाँ पे मार्क करें टेंशन जो टेम्परेचर है उसके ऊपर, g² के ऊपर, मास पे और ओमेगा² पे, तो इन फैक्टरों पर निर्भर करती है। ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं g, m और ओमेगा। तो जो एक्सटर्नल पैरामीटर वेरिएबल होता है वो टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर के बढ़ाने से इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली कम होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको तैयार रखें। उसके अलावा जो हमारा सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो SC1, जब हम दो तरीका के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है हमारा सुपर कंडक्टिंग टाइप 1, एक होते हैं सुपर कंडक्टिंग टाइप 2। तो जो मिक्स स्टेट होती है सुपर कंडक्टिंग टाइप 2 में मिलती है, वो जब कंप्लीट मैसिव इफेक्ट्स नहीं होता, तो वहाँ पे दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड आते हैं SC1 और SC2। तो SC1 की वैल्यू होती है हमारी फ्लेक्सोरेज/π λ², और SC2 की वैल्यू होती है फ्लेक्सोरेज फ्लक्स₀π, और ये जो हमारा कोरेंस डेप्थ का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूलों को दोनों को रिमेंबर रखें और इन पे भी क्वेश्चन करके चले जाएं, यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है। साथ साथ ये भी याद रखें कि टाइप 1 और टाइप 2 सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या क्या अंतर होते हैं, मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किए हैं, उनको भी करके जाए। यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है। एनर्जी गैप और जो हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है उसके अंदर रिलेशन होता है Tg बराबर 3.53 kBTC। तो TC देता है, कई बार एनर्जी गैप पूछ लेता है, कई बार एनर्जी गैप देकर TC पूछ लेता है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख कर जाए। थर्मल एक्सपेंशन जो होता है, जब हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह सॉलिड के जो लेटेस्ट एटम में वो मोशन करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी CX² होती है, और जब हार्मोनिसिटी के रूप में जनरेट हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी CX² - GX³ हो जाती है। और जब सॉफ्टनिंग होने लगती है वाइब्रेशन की लार्ज एम्पलीट्यूड के ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी UX² - GX³ - FX4 हो जाती है। तो याद रखिए ये स्क्वायर हार्मोनिक है, ये कंप्लीटली हार्मोनिसिटी को शो करता है और बताता है कि जो एक्सपेक्टेशन x है, अगर हम पोटेंशियल ये लेंगे तो एक्सपेक्टेशन x की जो वैल्यू है वो 0 होगी अगर UX हमारा CX² है, ये याद रखें। उसके अलावा ये C, GF ये याद रखें कि ये सब कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन x अगर हम निकालना चाहते हैं इस पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग, तो इंटीग्रल 0 से ∞ x e की पावर -βu dx अपॉन 0 से ∞ e की पावर -βu dx। u यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है और बीटा जो है 1/kBT है। तो जब हम इसे यहाँ पे पुट करके सॉल्व करेंगे तो एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू आएगी 3g/4c² kBT। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो एक्सपेक्टेशन x है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, तो इस g पर निर्भर करता है, जो यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। और ये जो c है इसके स्क्वायर पर निर्भर कर रहा है, इनवर्स जो हमारा 1/c² पे, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर हमारा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में इक्वल नहीं जाएगा और एनहार्मोनिसिटी पैदा होगी।
तो टेम्परेचर कॉज है एनहार्मोनिसिटी को पैदा करने का, ये यहाँ से ये भी पता चलता है। और एक्सपेक्टेशन एक्स अगर हमारा कम होना है तो उसे कम करने के हमारे 3 तरीके होंगे। देयर विल बी 3 फैक्टर्स जिसकी वजह से हम कम कर सकते हैं। टेम्परेचर को कम से कम रखें, जी हमारा कम से कम हो ये टर्म, और सी स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, मीन्स ये टर्म ज़्यादा इफेक्टिव हो और ये टर्म कम इफेक्टिव हो, तो एक्सपेक्टेशन एक्स 0 की तरफ जाएगा। और अगर टेम्परेचर 0 केल्विन की तरफ हो जाता है तो एनहार्मोनिसिटी का जो इम्पैक्ट है वो कम होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है। याद रखें कि जो हमारी मोबिलिटी है वो होती है वेलोसिटी पर यूनिट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू जो रहती है वो ए, जो फोटोन मोबिलिटी होती है वो ए टी की पावर -3/2 पर निर्भर करती है। मैं यहाँ मेंशन किए दे रहा हूँ क्योंकि हाँ थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंटों को। तो ए टी की पावर -3/2 ये रहती है, और टेम्परेचर के बढ़ने पर हम देखेंगे तो ये घटेगी क्योंकि a/t की पावर 3/2 हम कर सकते हैं। तो जो हमारा फोटोन मोबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के बढ़ने पर जो है वो घटती है और 1/t की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होती है। उसके अलावा आयोनिक मोबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ती है और t की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये दोनों चीज़ें भी याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पैरामैग्नेटिक जो सबस्टेंस हैं उनकी जो ससेप्टेबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, वो होती है μm²/3 केवीटी। n जो है वो हमारे जो एटम्स हैं उनकी तादाद को बताता है कि ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे जो ससेप्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, और μm² पर निर्भर करती है और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है। तो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम क्यूटी लॉ कहते हैं, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से सीधा ही फॉर्मूला ये पूछा जाता है। डायमैग्नेटिक जो सबस्टेबिलिटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, वो -μ0z² r²/6 एम्पीयर के इसकी वैल्यू होती है एग्जैक्टली दिस वन, और माइनस साइन बताता है कि डायमैग्नेटिक जो होती है वो नेगेटिव होती है, मीन्स नेगेटिव वैल्यू रखती है, क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज है सारी पॉजिटिव होंगी तो ये नेगेटिव साइन आ रहा है, और ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होता है जो रहता है। और ये भी याद रखें कि डायमैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, जबकि पैरा और जो फेरो हैं उनकी जो ससेप्टेबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, वो टेम्परेचर पर स्ट्रांगली डिपेंड करती हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो ये है वो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो जो डायमैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो हमारी ज़्यादा होगी। उसके अलावा एन पर निर्भर करता है, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं उनकी तादाद अगर ज़्यादा होगी तो होगी, और r² पर निर्भर करता है, मैं जो मीन स्क्वायर साइज है एटम का उस पर निर्भर करता है। तो जिनके साइज बड़े होते हैं उनकी ससेप्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये भी याद रखें, ये तीनों डिपेंडेंसी ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। लंदन इक्वेशन में याद रखें कि जो dJs/dt है वो NS(E²)M होता है। NS जो है यहाँ पे सुपर इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू, E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और JS का मतलब है जो हमारी सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर करंट डेंसिटी है। और यहाँ जब हम E को भी 0 कर देंगे तो ये dJs/dt 0 हो जाएगा, तो JS कांस्टेंट होगा। तो JS कांस्टेंट होगा तो IS करंट होगी, और जो करंट है उसे हम परसिस्टेंट करंट कहते हैं। तो विदाउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी करंट एग्जिस्ट करती है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। ये हमारी फर्स्ट लंदन इक्वेशन कहलाती है, ये भी याद रखें। सेकंड लंदन इक्वेशन में कल JS की वैल्यू -NS(E²)V/m के इक्वल होती है। तो इन दोनों एक्सप्रेशनों को ऑलवेज रिमेंबर रखें, और इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी कर लें। सीधे फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, उन पर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कई बार। उसके अलावा 14 पर मैंने डिस्कस किया है F+C जो होता है उसकी वैल्यू E+2 होती है। F नंबर ऑफ फेसेज होते हैं, C जो है वो नंबर ऑफ एंगल्स, और ये नंबर ऑफ एजेज है। तो यहाँ पे कई बार नंबर ऑफ फेसेज, नंबर ऑफ एंगल देता है, नंबर ऑफ एजेज पूछ लेता है, या दो वैल्यू कोई सी भी देगा और तीसरी वैल्यू पूछेगा। तो ये फॉर्मूला भी रिमेंबर कर लें। 15 पर डिस्कस किया है कि जो हमारी मेटल्स होती हैं हाई टेम्परेचर पर उनकी जो रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और लो टेम्परेचर पर T की पावर 5 पर डिपेंड करती है। तो ये तो सीधा ही जो फॉर्मूले हैं दोनों ये सीधे पूछे जाते हैं, ये मैथेसन रूल कहलाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें इसमें मैं डिस्कस कर रहा था, बता रहा था किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या क्या देता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो इस वीडियो को 2 बार कम से कम देख लें, और जो मेन चीज़ें यहाँ से सीखी हैं उन्हें अपने नोटबुक में नोट भी करते रहें, और जो आपके पुराने जो नोट्स हैं उनमें कुछ चीज़ें लगातार ऐड करते रहें। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से रिवीजन के तौर पे भी काम करेंगे, और कुछ नए कंसेप्ट भी आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। तो काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप मार्क करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आगे मैं कुछ और वीडियो अपलोड करूँगा। तो इस कंटेंट को लगातार देखते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।